शीतल राजपूत गुजरात के मुख्यमंत्री इन दिनों गुजरात में नहीं बल्कि गुजरात के बाहर अपने पक्ष में कभी युवाओं का, कभी महिलाओं का, तो कभी संतों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। मोदी शुक्रवार को हरिद्वार में थे। मौका था स्वामी रामदेव के आचार्य कुल के उद्घाटन का, लेकिन जब स्वामी रामदेव ने खुद संतों के मंच से उनके लिए कांग्रेस की सरकार पर बरसने का मौका दे दिया तो फिर मोदी ने कोई चूक नहीं की। स्वामी रामदेव के बहाने यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा और लगे हाथ रामदेव ने भी यूपीए सरकार पर बरसते हुए मोदी को अगला नायक करार दे दिया। साफ था कि दोनों अपने अपनी तरह से मंच का इस्तेमाल कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलने के लिए कर रहे थे। आज बड़ी बहस का मुद्दा यही कि क्या रामदेव के लिए मोदी तुरुप का इक्का है या फिर संतों के जरिए मोदी ने अपना हित साधा है। योग गुरु स्वामी रामदेव और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी पुरानी है, लेकिन मौजूदा हालात में नई कहानी बनकर सामने आई है। हरिद्वार में मंच बाबा रामदेव का था, मौका उनके आचार्य कुलम के उद्घाटन का था, लेकिन माहौल मोदीमय। और ये माहौल खुद स्वामी रामदेव का बनाया हुआ था। इतना आर्थिक शक्ति संपन्न राष्ट्र और वो यदि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूख और कुपोषण के दौर से गुजरता है तो दिल में पीड़ा होती है। ये बिना भगवे कपड़े वाले हमारे फकीर हैं और वजीरों को टक्कर देने की सामर्थ्य रखते हैं। और फिर सामने आए नरेंद्र मोदी, जिन्होंने शुरुआत संतों की शान बखान करके की। संत महात्मा एक भी संस्था ऐसी नहीं है जिसने कभी भी गुजरात में मुख्यमंत्री के पास आकर के किसी भी चीज की कभी मांग की हो। मोदी का लहजा नरम था, लेकिन तेवर गर्म होने में उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं लगाया। मोदी ने हरिद्वार से भी दिल्ली की ओर देखकर ही हुंकार भरी, वो भी स्वामी रामदेव के बहाने। जुल्म के सामने जूझने वाली और जुल्म के सामने न झुकने वाली माता राजबाला चीख चीख करके पूछ रही है, दिल्ली के शहंशाह का जवाब मांग रही है। स्वामी रामदेव ने मोदी के मिशन दिल्ली को खुलकर हवा दी, जिसे मोदी ने इशारों में आगे बढ़ाया। मोदी ने यहाँ ये भी कहा कि वो कुछ भी प्लान बनाकर नहीं करते, फिर भी लोगों को लगता है कि मोदी पूरी प्लानिंग से आगे बढ़ रहे हैं। अब संतों की चाहत पूरी करने के लिए मोदी का प्लान क्या है, ये उन्होंने नहीं बताया। सिर्फ इतना भर बोले कि संतों का सम्मान पत्र भी उन्हें आदेश पत्र जैसा लग रहा है। अब इसमें तो किसी को शक नहीं कि बाबा रामदेव और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की नजर दिल्ली पर है। बाबा रामदेव को सरकार से बदला लेना है और मोदी को दिल्ली में अपनी सत्ता चलानी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या स्वामी रामदेव और दूसरे संतों की मुराद पूरी करने के लिए बीजेपी मोदी के नाम पर मोहर लगाएगी? चित्रा त्रिपाठी के साथ यतीन्द्र, हरिद्वार, इंडिया न्यूज। तो आखिर किसने अपना हित साधा या कौन अपना हित साध रहा है, रामदेव मोदी के जरिए या मोदी रामदेव के जरिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ग्रुप एडिटर न्यू इंडियन एक्सप्रेस के प्रभु चावला स्टूडियो में जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, प्रवक्ता बीजेपी के स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ राशिद मसूद, कांग्रेस नेता, और जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रभु जी, सबसे पहले आपसे, कौन अपना हित साध रहा है? दोनों ही अपना हित साध रहे हैं? दोनों ही हिंदुत्व के जो ध्वज लेकर चल रहे हैं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ना, एक ऐड आता है मेड फॉर ईच अदर। तो बाबा रामदेव और मोदी एक तरह की भाषा बोलते हैं, एक तरह का उनका पोस्चरिंग है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एक तरह की है। तो दोनों को जरूरत है, क्योंकि बाबा रामदेव के ऊपर हर तरफ से आक्रमण हो रहा है, मोदी के ऊपर भी हर तरफ से आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए दोनों को एक साथ मिलकर के, क्योंकि बाबा के पास एक फौज है जो एक काम कर सकती है मोदी के लिए सारे देश के अंदर। अगर मोदी को सारे देश का नेता बनना है तो उसको ऐसे कार्यकर्ता चाहिए, ऐसे लाउड स्पीकर्स चाहिए, मैं यूज कर रहा हूँ उस वर्ड का, जो उनके नाम लेते रहे हर जगह जाकर के। तो इसलिए हिंदुत्व का ध्वज उठाना मोदी के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर उनको एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए तो सारे देश के अंदर उनके कोई ना कोई वॉलंटियर होने चाहिए। बीजेपी के अंदर अभी तक फैसला नहीं हुआ कि मोदी को प्रमोट करना या नहीं करना, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी असंजम में हैं कि हम मोदी का नाम हर जगह ले या नहीं ले।
इसलिए मोदी जी को सूट करता है कि बाबा का सारी जगह कोई हर प्रदेश के अंदर कुछ ना कुछ लोग हैं, वो मोदी का नाम लेकर के उसका प्रचार करेंगे, उसको अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरे बाबा को ये फायदा होता है कि मोदी ऐसा पावरफुल आदमी, अगर उनकी सरकार केसेस करती है उसके ऊपर, तो मोदी उनके समर्थन में भाषण दे सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। तो मोदी की बात का असर कई बार होता है, जुडिशरी पर भी होता है, बाकी लोगों का भी होता है कि मोदी हो सकता है बाद में प्रधानमंत्री बन जाए। तो बाबा को मोदी की जरूरत इसलिए है कि उनको आक्रमण से बचना है, और मोदी को बाबा की इसलिए जरूरत है कि प्रचार करने के लिए सारे देश के लिए उनके पास एक भगवा वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति मिल गए और ऐसे वर्कर मिल गए जो बाबा के भक्त हैं। जो दोनों के लिए बात बिल्कुल। डॉक्टर सोनकर शास्त्री, ये बातें आज कहीं भी नरेंद्र मोदी ने कि बाबा रामदेव पर जो हमले हुए या उन पर जिस तरह की भी कार्रवाई हुई वो बिल्कुल गलत थी, और अगर बाबा रामदेव लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते करते अब देश के स्वास्थ्य की चिंता के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए, बाबा के ऊपर जो भी दिल्ली में घटना हुआ उससे तो पूरे देश को हतप्रभ कर दिया कि साधु संतों के ऊपर भी पुलिस की इतनी क्रूर कार्रवाई हो सकती है। और हमें नहीं लगता कि इस प्रकार की बातें जो आज चल रही हैं कि बाबा की जरूरत या मोदी जी की जरूरत। मोदी जी एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, जहां जाएंगे तो उनसे खुद प्रेस के लोग, मीडिया के लोग भी पूछेंगे, लोग अपेक्षा भी करेंगे कि लोग उनको बताएं कि उनके द्वारा ये बताया जाए कि राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या हो रहा है। पर वो एक उनका साधु संतों के बीच में जाने का यह पहला अवसर नहीं है। उन्होंने तो जो आध्यात्म के भारत के प्रथम राजदूत स्वामी विवेकानंद, जो विदेशों में उन्होंने जाकर के भारत का झंडा ऊंचा किया था अध्यात्म के क्षेत्र में, उनको लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा भी किया था। उससे हजारों लाखों लाख नौजवान जुड़े थे। उन्होंने अपना विश्वास मोदी जी के साथ व्यक्त किया था। तो मोदी जी का ये तो सतत कार्यक्रम, कोई हम ही लोग हैं, हम लोगों को अनेक विविध विषयों पर तरह तरह के लोगों के पास जाना होता है। यह एक नॉर्मल स्वाभाविक क्रम था जिसमें मैं प्रभु जी से वो मुस्कुरा भी रहे हैं, इस पर रिएक्शन लूंगी। प्रभु जी, मोदी उस तरह की शख्सियत नहीं है कि जो कुछ भी बोल दे या कहीं भी पहुंच जाए। नहीं, ऐसी बात है। शास्त्री जी भी कह रहे हैं कि मोदी जी पहले भी विवेकानंद यात्रा अपने प्रदेश के अंदर निकाली थी। 2013 से पहले जब चुनाव तीसरी बार वो जीते हैं, उससे पहले कहाँ जाते थे? मोदी को ना कोई बुलाता था ना वो जाते थे। अब सडनली उनको लगा कि मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट, वो त्रिवेंद्र भी पहुंच जाते हैं, वो बेंगलुरु भी पहुंच जाते हैं, चेन्नई में शादी करने के लिए भी किसी की अटेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो मोदी भी गुजरात से निकल करके भाषण यही करते हैं कि 6 करोड़ गुजराती जो मेरे साथ हैं, तो बाकी देश की तरक्की होगी, तो सारा देश जो है वर्ल्ड के अंदर मशहूर हो जाए। जो उनका भाषण ये था कि 6 करोड़ गुजराती भारत का गर्व बन सकते हैं, तो 125 करोड़ भारतीय सारे विदेश के अंदर अपने छा सकते हैं। परंतु मोदी अभी जो अपने गुजरात से निकल करके बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको बुलाया जाता है, क्योंकि वो एक न्यूज बनती है। ठीक बात है, मोदी अगर आते तो मैं भी कोशिश करता हूं कि उनको सुनूं कि नई बात की होगी। परंतु मोदी का अपने शहर से बाहर निकलना, अपने प्रदेश से बाहर निकलना, ये अभी 2013 का जब उन्होंने चुनाव जीता उसके बाद की बात है। उससे पहले वो नहीं निकलते थे, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, कंट्रोवर्सी होती थी, वो भी डरते थे जाने से पहले। उनको लगता था कि मेरे को बुलाने के बाद कंट्रोवर्सी होगी। तो ये एक अपना पॉलिटिकल पैकेजिंग है, मार्केटिंग है। अगर मार्केटिंग करने में मोदी से बड़ा अच्छा सक्सेसफुल पॉलिटिशियन देश के अंदर नहीं है, इसलिए मोदी एक ब्रांड बन गया है। वो उन्होंने काम किया है, डेवलपमेंट किया है। मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, सेल्फ मार्केटिंग में लगे हुए हैं। मोदी जी जो इसके पहले मुख्यमंत्री बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठक थे। पूरे देश में उनका प्रवास होता था, हर जगह। महामंत्री संगठन नहीं थे, महामंत्री जरूर थे, संगठन नहीं थे। नहीं, वो महामंत्री संगठन। मैं मोदी जी को 1984 से जानता हूँ। आप जानते होंगे, 1974 आप जानते हैं, पर ये ऐसा नहीं है प्रभु जी। हम लोग साथ में हरियाणा के इंचार्ज थे, हिमाचल के इंचार्ज थे, पर वो राष्ट्रीय महासचिव संगठक भी थे भारतीय जनता पार्टी के। अगर मैं आप इसको चैलेंज नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकते। आरएसएस का प्रचारक संगठन मंत्री होता है, ये आपको भी पता है। हाँ, तो आरएसएस के प्रचारक उस वक्त नहीं थे। वो
उनको संगठन मंत्री कभी नहीं बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री थे और अच्छा काम किया था उन्होंने। नहीं यार, इस बात पर इसमें बहस नहीं करेंगे। आपको एक बार क्लियर होने की आवश्यकता है। इस पर हम लोग हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता भी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन जी के पास जाऊंगी। राजीव रंजन जी, एक तो आज जिस तरह से दोनों ने मंच साझा किया और एक दूसरे का गुणगान किया, उस पर आपका टेक, और दूसरा मोदी बार बार आज भी ये बोले कि सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सिर्फ हिंदुओं के हित की बात नहीं करता, पूरे देश के हित की बात करता हूं, सब सुखी हों। क्या कुछ चेंज ऑफ हार्ट मोदी के इन दौरों के बाद या इन भाषणों के बाद जेडीयू को होता हुआ दिखता है? देखिए, आज जो आयोजन था उसमें आयोजक की हैसियत से जो बातें कही गई और आयोजन में अतिथि के तौर पर जो बातें कही गई, ये पूरी तरह से औपचारिक बातें होती हैं और औपचारिकताओं का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन औपचारिक बातों का देश की राजनीति से जिन सवालों पर हम अगर हमारा कोई स्टैंड है, हमारी पार्टी का स्टैंड है, वो स्टैंड जो कल था वो आज है और आगे रहेगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज जो कुछ भी आज देश में हो रहा है, इस तरह की स्थितियां हर राजनीतिक दल में अपने अपने तरीके से तैयारियां होंगी। आधिकारिक तौर पर जब पार्टियां नेतृत्व तय करेंगी, उसके बाद उन बातों का गठबंधन की दिशा तय करने की दिशा में हम समझेंगे महत्वपूर्ण भूमिका होगी ऐसी बातों की। और परसेप्शन तो सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है परसेप्शन की, उससे सार्वजनिक जीवन में लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है और अपनी स्वीकार्यता बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष जारी रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो भी बातें हैं उनको उन्हीं परिस्थितियों में सार्वजनिक जीवन में लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है और अपनी स्वीकार्यता बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष जारी रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो भी बातें हैं उनको उन्हीं परिस्थितियों में और उन्हीं परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ राशिद मसूद साहब मौजूद हैं। मसूद साहब, कांग्रेस निशाने पर रामदेव के भी नजर आई और नरेंद्र मोदी के भी, दोनों का हित एक ही यहाँ दिखता है। कांग्रेस का इस पर क्या टेक है? देखिए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि रामदेव जी भी आरएसएस के एजेंट हैं और आरएसएस नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ा रही है। तो दोनों एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और दोनों को एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए थी और एक दूसरे के लिए बोलना ही चाहिए था, वो बोले हैं। लेकिन जो आज नई बात आई है, वो आज नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार साहब की बातों का जवाब देने की कोशिश की है और नीतीश कुमार साहब के करीब जाने की कोशिश की है। उन्होंने जो ये कहा है कि मैं सबका नेता हूँ, हिंदुओं का नेता नहीं हूँ। और लेकिन एक बात जो नीतीश ने कही थी, उससे ये बात साबित हो जाती है कि नरेंद्र मोदी साहब का दिल बिल्कुल साफ नहीं है। नीतीश साहब ने कही थी कि नरेंद्र जी, हिंदुस्तान में तिलक भी लगाना पड़ेगा और टोपी भी ओढ़नी पड़ेगी। लेकिन हमें याद है कि सब तरीके के लोगों ने उनको टोपी पहनाई, गुजराती टोपी, महाराष्ट्र की टोपी, पगड़ी कहीं उसमें। लेकिन जब एक मुसलमान ने उनको टोपी पेश की तो उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया। तो मिजाज उनका आज भी वही है जो 2002 में था, बदला नहीं है। 2002 में जिस मिजाज के साथ उन्होंने गुजरात में खून खराबा किया था, वही मिजाज आज भी है और वही मिजाज उनका आज दिखाई दिया उस सफाई देने में कि उनको नीतीश जी को अपनी तरफ लाने के लिए आज सफाई देने की कोशिश की है उन्होंने। प्रभु जी, मैं नहीं समझता हूँ ये सर्वे बहुत बड़ी की बात जो है तब्दीली नीतीश को प्रेरित करने के लिए, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए कही गई है, बताने के लिए कि मैं कम्युनल नहीं हूँ और अब मैं एक सेक्युलर नेता हूँ। नहीं है तो मोदी जी अपनी, मैंने कहा ना, मार्केटिंग कर रहे हैं। कभी धीरे धीरे उस तरफ जा, कभी ये भी उनसे पूछा जाता है कि आप माफी क्यों नहीं मांगते 2002 के लिए। वो माफी तो नहीं मांग रहे, परंतु कभी कहते हैं मैंने कभी बुरा नहीं किया, आज उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से कुछ बुरा ना हो, ऐसी बात करना चाहता हूं। तो धीरे धीरे वो डिफेंसिव हो रहे हैं कि अपनी छवि सुधारने के लिए थोड़ा ब्रॉड बेस करना चाहते हैं। पर नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार और मोदी में कंप्रोमाइज हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों की नेचर एक तरह सी है। दोनों ही एरोगेंट नेता हैं और दोनों के पास लोगों का समर्थन है अपने अपने प्रदेश के अंदर। मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी राष्ट्रीय लेवल पर ज्यादा है, ये बात सच है। नीतीश कुमार की उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है राष्ट्रीय लेवल पर। अगर पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट को देखें, ओपिनियन पोल देखें, मैगजीन्स के देखें, टीवी चैनल के देखें, किसी भी टीवी चैनल, किसी भी मैगजीन को उठा करके देख लें, ऐसा लगता है सारे देश के अंदर मोदी सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। क्या उनकी पार्टी अभी उनको नहीं मानती है?
चाहे नीतीश कुमार उनको नहीं मानते हो, पर देश की जनता में एक परसेप्शन बन, जो अभी परसेप्शन की बात कर रहे थे अपने जेडीयू के नेता, कि परसेप्शन में मोदी नीतीश कुमार से कहीं अच्छे चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं, कहीं अच्छे एक्सेप्टेबिलिटी मानी जाती है। ये सच है परसेप्शन की दृष्टि से, मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा इसके अंदर। तो जो आज वो भाषण कर रहे हैं, मोदी अपने आप को गुजरात से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी अपने आप को एक कड़ी हिंदुत्ववादी छवि से बात निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोर्ट नानी के ऊपर, जैसे उन्होंने कहा कि उनके ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके ऊपर शिवसेना का बयान आया कि हमने ऐसा क्यों किया। तो इस तरह से लगता है कि वो सॉफ्ट थोड़े हिंदुत्व की तरफ आ रहे हैं, हार्ड हिंदुत्व से निकल करके। ये परिवर्तन है एक्सेप्टेबिलिटी की। परंतु ये कि नीतीश क्यों बाहर है, नीतीश मोदी के लिए उनको लगता है कि छोटे प्रदेश में एक चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, उसके पास 20 MP होंगे, मैं तो बीजेपी की बड़ी पार्टी का नेता हूं और मेरी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी। राजीव जी, आप प्रभु जी की बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले तो मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, इसलिए कि प्रभु जी को सुनकर पढ़ करके राजनीति की बहुत सारी समझ हमने विकसित की है। लेकिन मैंने कई अवसरों पर पहले भी कहा है कि जो एक पारंपरिक सोच है, देश के महानगरों में बैठे जो बड़े क्षत्रप हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोग हैं, छोटे प्रदेशों को लेकर के जो हिकारत का भाव है, उससे उबरना चाहिए। और ये छोटा प्रदेश नहीं है, यह प्रदेश देश की आबादी का दूसरा बड़ा प्रदेश है। और जिस तरह से हमारे राज्य ने अपने गौरवशाली अतीत को दोहराने की कोशिश की है, मैं समझता हूं हमारे प्रांत का जो अतीत है वो इतना गौरवशाली रहा है। और बीच में जो धुंधला एक जो दौर था, उस दौर ने बिहार की पहचान को विकृत करने की कोशिश की, लेकिन हमने अपना बहुत कुछ हासिल किया है फिर से। नहीं, इस पर राजीव जी इस पर कोई सवालिया निशान बिहार की तरक्की पर, बिहार ने जो अचीवमेंट पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। मैंने तो कहा स्टेट, मैंने छोटा रियासत इसलिए कहा कि जेडीयू के 20-22 MP हैं, उसे आपसे छोटा है। उनकी बीजेपी पार्टी है जिसके 100 से ऊपर MP इस वक्त भी हैं, तो इसलिए उस कंपैरिजन में कहा था मैंने। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं दी थी उसकी, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जेडीयू की, जिसके नीतीश कुमार नेता हैं, हालांकि प्रेसिडेंट उनके शरद यादव हैं, पर उनकी पावर कुछ है नहीं। आपके यहाँ उनके जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री की पावर वहां पर कम है, पर प्रेसिडेंट की ज्यादा है। हर पार्टी में प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल होता है, पर आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है। सच्चाई है, क्योंकि वो पॉपुलर है, वो इलेक्शन जीता है। तो मैं उस दृष्टि से कह रहा था कि मोदी के मुकाबले में जिसकी पार्टी के पास 120 से 150 की क्षमता है, आपकी पार्टी की ज्यादा क्षमता 25 सीटों की है अगर आती है, तो उस मुकाबले में मोदी आपसे ऊपर उठता है पार्टी के मुकाबले में। आपने भी काम किया, उन्होंने भी काम किया, सबके सामने है। नहीं, प्रभु चावला जी, कौन ऊपर है कौन नीचे से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार जी ने अपने आप को इस प्रतिस्पर्धा में नहीं माना। उन्होंने खुद कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी कोई आकांक्षा नहीं है। उन्होंने जो सवाल रखे हैं वो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। और मैं समझता हूं बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी हो, जो स्थितियां इस देश की, जो संघीय ढांचा है, और संघीय ढांचा में छोटे बड़े राजनीतिक दलों की जो भूमिका है, किसी की राष्ट्रव्यापी स्वीकार्यता नहीं है। सबको कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के एक समूह की जरूरत होगी। और हमें स्मरण करना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जनप्रिय नेता को भी 24 दलों के विशालकाय गठबंधन की अगुवाई करनी पड़ी थी। और मुझे लगता है कि इस भाव से आज गठबंधन को चलाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सब उसके लिए उपयोगी हैं। और ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार जी ने प्रतिस्पर्धा से अपने आप को अलग रखा और बार बार ये कहा कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको पूरा करने के लिए बिहार में उनका बना रहना ज्यादा आवश्यक होगा, लेकिन सैद्धांतिक प्रतिबद्धताओं के सवाल पर उन्होंने कहीं कोई समझौता करने से अगर इनकार किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको उनकी इस भावना का सम्मान करना चाहिए। राजीव रंजन जी, अटल बिहारी वाजपेयी को जब नेता चुना था बीजेपी ने, तब जेडीयू से पूछा नहीं था उन्होंने। तो आप जो कह रहे हैं हमसे सलाह करके बनाइए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 24 पार्टी को साथ में लेकर चलना है, तो हर पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए, कोएलिशन का धर्म बनता है। परंतु बड़ी पार्टी जो अपने नेता को तय करती है, उसके बाद देखना है कि उनके साथ चलते हैं नहीं। तो आपका फैसला है कि आप ए नेता को सपोर्ट करेंगे या बी को करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को जब चुना गया था उनका भारतीय जनता पार्टी का नेता, किसी पार्टी से पूछा नहीं गया था, वो नेचुरल चॉइस थी पार्टी की, और देश की भी शायद नेचुरल चॉइस थी उस वक्त। नहीं, मुझे आपसे असहमत होने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि गठबंधन में जो भी फैसले होते रहे हैं, पूर्व में भी परंपरा यही है कि बड़े दल ने अपना नेता तय किया और घटक दलों को शामिल किया। ये परिस्थिति अलग है कि अटल जी का कद इतना बड़ा था कि स्वीकार्यता में कहीं कोई परेशानी नहीं आई, और ये सिलसिला बाद के 5 संसदीय चुनाव तक जारी रहा।
और हम आज वही कहना चाहते हैं कि सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस तो देश का सबसे बड़ा दल है, उसके पास 28% वोट है इस देश में, और भारतीय जनता पार्टी के पास 18% वोट है। अगर दल बड़ा है और तमाम चीजें अगर वही हैं, तो क्यों एक बदलाव की दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस की नाकामियों को बदलने के लिए एक ऐसा मॉडल हम लेकर के आए, एक ऐसा विकल्प लेकर के आए जिसमें देश की समस्याओं का समाधान हो, और जिस नेतृत्व के जरिए ये हम पहल करें वो उसको पूरे देश में जो बहुभाषीय समूह है, बहुजातीय समूह है, बहुधार्मिक समूह है, उनको राजीव जी आपके पास आएंगे, बहस हमारी जारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने रामदेव के मंच से, रामदेव के जरिए किस तरह से केंद्र सरकार पर निशाना साधा, आइए अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। मेरे 12 साल के कार्यकाल में मुझे एक भी संत महात्मा, एक भी समाज को समर्पित व्यक्ति ऐसा मिला नहीं है जिसने सरकार से कुछ मांगा हो। बहुत लोग होंगे जिनको ये बात नजर आना मुश्किल है, और शायद संतों की शक्ति ऐसे चश्मों का निर्माण करें, ताकि ऐसे ऐनक का निर्माण करे कि ऐसे लोगों को कुछ सत्य दिखाई दे। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी से है कि मोदी की बात हमने सुनी, इससे पहले संतों ने एक एक कर साफ लहजे में कहा कि अगर कोई देश का नेतृत्व करने के लायक है आज की तारीख में तो वो नरेंद्र मोदी हैं। तो बीजेपी फिर खुलकर क्यों नहीं बात कहती? देखिए, अभी ये तो खुलकर के बात करने का अभी अवसर नहीं है, और हमारे लेकिन तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स के जरिए तो आप इंगित कर ही रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम इस संदर्भ में हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने बातें स्पष्ट रूप से क्लियर की हैं कि अवसर आएगा तो ये सारी चीजें हम घोषित करेंगे। हम तो इस चर्चा में दो बातें मेरे सामने आई हैं। एक प्रभु चावला जी ने जो मोदी जी और बीजेपी के लोगों को सांप्रदायिकता के उस घेरे में खड़ा करने की कोशिश की है, हम चाहेंगे कि इस पर हम जरूर प्रभु चावला जी के मन को क्लियर करें। देखिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना गुजरात में हुई थी, पर ये उस घटना को मैं स्वीकृति या उसके समर्थन में नहीं, बल्कि हम कुछ चीजों पर और भी ध्यान दिलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 1 साल की सरकार हुई है, उसमें 100 दंगे हुए हैं, और बीजेपी के 5 टर्म की सरकारें चल रही हैं इस समय, और नरेंद्र मोदी जी 3 बार वहां पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसके बाद भी कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा तो हुआ था गुजरात में, उस दंगा पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि 1947 में जो भयानक इस देश में दंगा हुआ था, पूरा देश जला था, उसके बाद इस देश का सबसे बड़ा दंगा अगर हुआ था तो 1959 का, 69 का, जिसमें पूरा गुजरात जला था और 3000 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए थे। बहुत बुरे दिल्ली में हुआ उसके बाद दिल्ली में हुआ। दिल्ली में ही नहीं, भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, क्या उसको किसी नरसंहार से कम समझा जाता है? इसलिए उसको नरसंहार हम मानते हैं क्योंकि तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री ने, जो अपराधी था यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन सीईओ एडरसन, उसको अपनी गाड़ी में बैठा करके एयरपोर्ट तक छोड़ा गया था, और आज तक यूनियन कार्बाइड का जो अपराधी था, मुख्य अपराधी, 25,000 लोगों की मौत का और 1 लाख से ज्यादा लोगों के विकलांग होने का, आज तक वो भारत सरकार के किसी कानून के दायरे में नहीं आ सका। सवाल है कि क्या 1891 में जो अयोध्या में हुआ था, निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली थी, सरजू का पानी लाल हो गया था, इस पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमारे गुजरात में जहां एक भी कोई घटना नहीं होती है, और गोधरा भी कांड क्या था कि एक गोधरा कांड के बाद की तमाम उस पर चर्चा होती है, पर गोधरा कांड के में जो वो ट्रेन जलाई गई थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, निर्दोष लोग, क्या उनकी गलती थी? उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी।
पर ये हम कि बतलाना चाहते हैं कि हमारी सांप्रदायिकता का जो स्वरूप खड़ा किया जा रहा है पूरे देश में, ये गलत एक स्वरूप खड़ा किया जा रहा है। इसमें जरा सा भी दम नहीं है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं। अभी कांग्रेस के नेता रशीद मसूद साहब ने भी एक बात कहा। उन्होंने रामदेव जी को आरएसएस का एजेंट का, आरएसएस के बारे में जिनको जानकारी नहीं है वही इस प्रकार की बातें बोलते हैं। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। देश के वैभवशाली भारत के निर्माण के बारे में वो दिन रात गतिशील है। वहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि वहां 36 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है और समाज के सारे वर्ग के लोग मिलकर के इस देश के वैभवशाली देश के निर्माण के बारे में एक सतत प्रक्रिया में लगे हुए। आपने जो तमाम ये बातें की इस पर राशिद मसूद साहब से पहले रिएक्शन ले लेते हैं और फिर राजीव रंजन जी से। राशिद मसूद साहब, देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 36 ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन 36 ऑर्गेनाइजेशन में क्या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको हम सेकुलर कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकते? सवाल तो पैदा हो रहा है सेकुलरिज्म का। रशीद मसूद, दूसरी कृपया इसी पर मेरा एक मिनट का मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर किसान संगठन कहीं है तो भारतीय किसान संघ है, जो आरएसएस का एक अंग के रूप में देखा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन अगर दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन अगर कोई है तो भारतीय मजदूर संघ है। इसी प्रकार छात्र संगठन, डॉक्टर सेल, वकील, ये सबों के दुनिया के सबसे बड़े संगठन का नाम जो है वो आरएसएस से संबंधित इस 36 ऑर्गेनाइजेशन में आता है। आप कैसे नहीं उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बात तो नहीं कर सकते। ये सारे संगठन सही, ये सारे संगठन कम्युनलाइज करने के सिचुएशन में सहयोगी हैं। कैसे कर रहे हैं? आप बताइए, किसानों के लिए, खेती करने के लिए, इस देश की उपज को बढ़ाने के लिए अगर कार्यवाही हो रही है तो उसको आप कम्युनल मार रहे हैं। दूसरी बात भारत का किसान कम्युनल रहा है? आपने एक नई बात शुरू कर दी है। मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। हम यहाँ बात रामदेव और मोदी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से स्पष्ट आज सामने मंच पर दिखाई दी। सबने देखा कि किस तरह दोनों एक दूसरे के पक्ष में खड़े हैं और ये समझ में बात शुरू कर दी। मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। हम यहाँ बात रामदेव और मोदी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से स्पष्ट आज सामने मंच पर दिखाई दी। सबने देखा कि किस तरह दोनों एक दूसरे के पक्ष में खड़े हैं और ये समझ में आ रहा है कि रामदेव के लिए मोदी तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं और मोदी संतों के जरिए अपना हित जो है साध रहे। एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि किस तरह से रामदेव के बहाने मोदी ने निशाना साधा केंद्र सरकार पर। देश के लिए, भलाई के लिए भक्तिपूर्वक जुल्म के सामने जूझने वाली और जुल्म के सामने न झुकने वाली माता राजबाला चिक चिक करके पूछ रही है, दिल्ली के शहंशाह का जवाब मांग रही। और कुछ लोगों को लगता था कि दमन के दौर से दुनिया को दबोच दिया जा सकता है। ये लोग कान खोल करके सुन ले, अंग्रेजी सल्तनत भी कभी किसी को दबोच नहीं पाई। आप लोगों की ताकत क्या है? प्रभु जी, नहीं, वो तो बता रहा हूँ ना कि उनका ये कि इमरजेंसी में भी रहे, सब जगह उन्होंने संघर्ष किया, तो दिखा रहे हैं कि जिस तरह से हो रहा है, डिक्टेटर ट्रेंड आ रहे हैं, उसके लिए हमें लड़ाई करनी है। तो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं कि स्वतंत्रता को, ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को जो दमन किया जा रहा है विरोधी दलों का, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और साधु संतों का आ रहा है आप लड़िए। ये एक उनका प्रोजेक्शन है कि मैं फाइटर भी हूँ, डरता नहीं हूँ किसी, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर जितने केसेज उनके और उनके मंत्री के खिलाफ चल रहे हैं, शायद कोई चीफ मिनिस्टर होगा इस कंट्री के अंदर उसके खिलाफ इतने केसेज हुए हैं। तो उस यात्रा से जो निकले हैं, चाहे सच है वो तो कोर्ट फैसला करेंगे, हम सब लोगों को कोर्ट की वर्डिक्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इस देश के अंदर अभी जुडिशरी है जिसके ऊपर सबका भरोसा किया जा सकता है। परंतु जिस तरह से संघर्ष उन्होंने किया है, वो कहते हैं कि संघर्ष का कारण ये है क्योंकि रूलिंग पार्टी ने उनके ऊपर ये सब किया है। तो मैं इसको लड़ूंगा और जो आपकी फ्रीडम एक्सप्रेशन है, फ्रीडम जो राइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोजेक्ट करूंगा, उनको प्रोटेक्ट करूंगा। वो अपना पोस्चरिंग कर रहे हैं कि उनमें लड़ने की क्षमता भी है। 10 साल से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे और संतों को कहा कि आपको तो कुछ खोना नहीं है, इसलिए आइए इस लड़ाई में आप भी शामिल हो जाइए। डॉक्टर सोनकर शास्त्री, मोदी ने ये कहा कि इसी भाषण के दौरान उनका जो यहाँ पे संबोधन था उसमें उन्होंने कहा कि ये भी बात कही स्पष्ट की कि मैं कुछ भी प्लान करके नहीं कर रहा। जो मेरे दौरे हो रहे हैं, चाहे मैं बेलूर मठ गया या केरल
हिमाचल में गया या यहाँ आया, कोई भी प्लानिंग के तहत नहीं है, मेरा कोई मोटिव नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं उससे तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि सब कुछ प्लान्ड है। शीतल जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से मोदी जी के ऊपर हम ध्यान लगाए हुए हैं, उनकी एक एक एक्टिविटीज को देख रहे हैं, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर अगर आप ध्यान लगाएं तो आपको वही सारी बातें दिखाई देंगी जो मोदी जी में आपको दिखाया। हमारे यहाँ अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी जैसे नेताओं ने ट्रेनिंग दिया है, राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग दिया है, वैभवशाली भारत के निर्माण की ट्रेनिंग दिया है। हम लोग तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में विश्वास रखते हैं। हम लोग केवल क्षेत्रीयता नहीं, पार्टी के किसी लिमिटेशन में नहीं, बल्कि संसार के सुख के बारे में भी चिंता करते हैं। ये स्पष्ट है। ये बात शायद जेडीयू को समझ में नहीं आ रही। राजीव जी से मैं इस पर रिएक्शन लूंगी। राजीव, आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी कह रहे हैं कि मैं कुछ प्लान करके ये सब नहीं कर रहा, मेरा कोई मकसद या मोटिव नहीं है, ये बिल्कुल अनप्लान्ड है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, पहले तो मैं उनके किसी बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा। चर्चा का विषय तो यही है आज। चर्चा का विषय तो रामदेव का मंच और मोदी का वहां होना है। निश्चित तौर पर मुझे जो कहना था शीतल जी, मैंने जो कुछ कहना था मैंने पहले कहा, पहले सेगमेंट में भी बहुत सारी बातें मैंने रखी है। क्षेत्रीयता को लेकर के मैं जरूर ये कहूंगा कि संघीय ढांचे में उपराष्ट्रवाद एक कठोर सच्चाई है और संघीय ढांचे की सुदृढ़ता और उसमें क्षेत्रीय विषमताओं का के निराकरण की दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय दलों का जो इस देश में उदय हुआ है, ये संघीय ढांचे की मजबूती के लिए हुआ है। ये अलग बात है कि हम क्षेत्रीय दल नहीं, हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय विस्तार की पार्टी है। फिर भी हमारा ये कहना है कि इस देश में 60 वर्षों से ज्यादा के पुराने क्षेत्रीय दल भी हैं। द्रविड़ मूवमेंट से कई राजनीतिक दल आज देश की राजनीति में है और अलग अलग राज्यों में मुझे ऐसा लगता है कि इन दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता को और मजबूत बनाती है। आप कैसे देखते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु जी, मैं इस पर आपका रिएक्शन। नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि क्षेत्रीय ढांचे, क्षेत्रीय जो उनकी एस्पिरेशन है उनको लेकर के चलना चाहिए। संघीय ढांचे के लिए जितनी भी, क्योंकि विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता एक नारा दिया जाता है इनकी तरफ से कई बार, तो उसके अंदर है कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए ये जरूरत है कि जितने भी क्षेत्रीय एस्पिरेशन उनको साथ लेकर के चला जाए। इसलिए तो अटल जी के साथ 24 पार्टियां थी, सब उनका सम्मान करती थी। उस तरह का नेता होना चाहिए, ये बात ठीक है, परंतु ये बात नहीं है कि आप डिक्टेट करेंगे। जब संघीय ढांचे के अंदर एक दूसरे की राय को मानना चाहिए, अल्टीमेटली सहसम्मति से फैसला होना चाहिए। नीतीश कुमार के बारे में जब बात होती है, जेडीयू वाले मोदी के नाम पर एकदम इमोशनल हो जाते हैं कि मोदी भी एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर जैसे नीतीश कुमार जी हैं। दोनों को लोगों ने चुना है और उनके काम के लिए चुना है, कि उनकी शक्ल के लिए नहीं चुना किसी ने। जब दोनों के अंदर, वो भी उन्होंने आज तक मोदी ने कभी भी नीतीश कुमार के ऊपर पर्सनल हस्तक्षेप नहीं किया, आक्षेप नहीं लगाया। तो ये पर्सनल जो राजनीति हो रही थी, उसे लगता है कि नीतीश कुमार के मन में ये लगता है कि मैं भी चीफ मिनिस्टर हूं और मोदी भी चीफ मिनिस्टर हैं, पर मोदी की चर्चा ज्यादा होती है, मेरे काम की चर्चा कम होती है। इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। संघीय छात्र को बचाने के लिए, क्षेत्र को बचाने के लिए कोई नहीं लगता। मोदी जी की, नीतीश कुमार की तरफ से ये संघीय क्षेत्र को, ढांचे को बचाना है, इस तरह के भाषण कम आते हैं। पिछले 1 साल के अंदर मैंने अभी वेब पे सर्च किया आने से पहले, मोदी जी का निशाना कांग्रेस के ऊपर कम हुआ है। कांग्रेस के ऊपर उन्होंने 1 साल के अंदर लगभग 22-23 बार अटैक किया है और मोदी के ऊपर कम से कम 100 बार बोले हैं, 120 बार बोले हैं। तो लगता है कि उनके प्रति मोदी के ऊपर अटैक करना, कांग्रेस को पीछे छोड़ देना, इसके पीछे क्या है मेरे समझ नहीं आता। कि मोदी भी सक्सेसफुल है, नीतीश कुमार भी अपने मायने में सक्सेसफुल है, बाकी चीजों पर डिबेट हो सकती है। परंतु जो आप कह रहे हैं बड़ी बात, मैं उससे सहमत हूं कि देश के अंदर संघीय ढांचा बनना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, परंतु व्यक्तिवाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार ने जो व्यक्ति कहा कि कम्युनिज्म जो सेक्युलर होगा वो प्रधानमंत्री होगा, ये बात आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि बीजेपी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेक्युलर नहीं है। ये बात उठाइए अंदर बैठ करके, जी बाहर क्यों उठाते हैं इसको, अपन एनडीए के बैठक में उठाइए जाकर के। बिल्कुल प्रभु जी और राजीव जी, खास तौर से कपाल के अंदर भ्रांतियां, कपाल के अंदर जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की बात कही है नरेंद्र मोदी ने, शायद इन्हीं तमाम भ्रांतियों की तरफ इशारा था। आइए सुनवाते हैं अपने दर्शकों को और आप सभी को कि क्या कहा नरेंद्र मोदी ने। कभी कभी मुझे लगता है कि बाबा रामदेव जी सारे देश को कपाल भाती की ओर खींच के ले गए हैं और उसके कारण जिनके कपाल में भ्रांतियां पड़ी है
वो ज्यादा परेशान नजर आते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है ये कपालभाती कभी न कभी एक कपाल की भ्रांतियों को भी समाप्त करने का सामर्थ्य दिखाएगी। राजीव जी, कपाल की भ्रांतियां दूर होंगी कि नहीं और क्यों नहीं हो रही है? इतना आश्वासन दे रहे नरेंद्र मोदी। देखिए, एक मजबूत गठबंधन में पारदर्शिता आवश्यक है और विचारों के प्रति अगर हमारी प्रतिबद्धता है तो निश्चित तौर पर इसका सम्मान सबको करना चाहिए। और प्रभु चावला जी ने जो बातें कही, नीतीश कुमार जी एक विनम्र राजनेता हैं। मुझे लगता है एरोगेंट शब्द उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा और कभी उन्होंने टर्म्स डिक्टेट कराने की कोशिश नहीं की है। लेकिन इतनी बात भी तय है कि अगर हमारे राज्य की जनता ने हमें जनादेश दिया है तो जिन मूल्यों की रक्षा के लिए राज्य की जनता ने हमें जनादेश दिया है उनकी रक्षा के लिए हमें केंद्र में सरकार की साझेदारी के साथ साथ हमें मजबूती के साथ अपनी बात भी रखनी पड़ती है। और इसमें कहीं किसी अवसर पर किसी हमारे दल के राजनेता ने किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं की है। और मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी लगातार दो पार्टी के जो दो बड़े नेता हैं, इन्होंने कभी किसी अवसर पर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कोई बात नहीं कही है। अगर इसका अर्थ अपने अपने तरीके से लगाए जाते रहे हो तो मैं नहीं कह सकता। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बार ऐसी बातें आई हैं जो सीधी तौर पर जिसे हम कहेंगे हमारे नेतृत्व पर वो प्रहार था। लेकिन उन चीजों को भी भूलने की जरूरत है। लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धताओं का सम्मान गठबंधन की मजबूती को बढ़ाएगा। मैं जवाब पूछूं, आप ठीक कह रहे हैं कि व्यक्ति की बात कैसे शुरू हुआ। जब बाढ़ के लिए मोदी जी ने वहां पर लोग भेजे, पैसा भेजा, आपको एक गुस्सा आ गया, आपने वापस लौटा दिया। भी पैसा तो कम्युनल नहीं था, आपने एक इशू खोल दिया कि पैसा वापस कर दिया आपने। अगर उन्हें कुछ बोला, जनता जो गरीब जनता के लिए पैसा भेजा गया था, गुजरात से एम्बुलेंसें भेजी गई थी, डॉक्टर भेजे गए, तो उन्होंने काम किया था। सवाल यह है कि आपने नाम न लिया हो, परंतु हर बार जब देश का नेता सेक्युलर होना चाहिए, ये तो एक्सेप्टेबल नॉर्म है। जब मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बने के, जब अटल जी का बना था, उसके अंदर कई चीजें बीजेपी ने ड्रॉप की थी। कॉमन सिविल कोड नहीं होगा, अयोध्या का मंदिर नहीं बनेगा, ये सब चीजें ड्रॉप की थी। अगर मोदी, मैं चाहता हूं बनते कि नहीं बनते उसका तो जोड़ते हैं, कल को ये डिसाइड भी करती है पार्टी की मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री, पर एजेंडा तो वही होगा जो एनडीए के लोग चाहेंगे। उसके अंदर व्यक्ति क्या इंपॉर्टेंट है। आप गवर्नेंस करते हैं आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर, ना कि किसी व्यक्ति के बेसिस पर ऊपर। व्यक्ति ने अगर तिलक भी लगा रखा है या टोपी भी पहन रखी है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर वो सेक्युलर है, चाहे उसका नाम मोदी हो, चाहे उसका नाम कलाम हो, चाहे उसका नाम मनमोहन सिंह हो, वो व्यक्ति देश को इकट्ठा लेकर के चलने की क्षमता रखता हो। कॉमन मिनिमम एजेंडा होना चाहिए। अगर उसके ऊपर मोदी काम करते हैं तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उस पर अगर अडवाणी जी काम करते हैं आपको ऑब्जेक्शन नहीं हो, उसके लिए कोई और नीतीश जी करते हैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप एकदम डिफाइन क्यों करते हैं पहले से पहले उठा करके। अगर जनता, बिहार की सरकार जेडीयू की सरकार नहीं है, वो बीजेपी जेडीयू सरकार है। बिहार की जनता ने बीजेपी को भी मैंडेट दिया आपके साथ काम करने के लिए। इसलिए अगर आप देखें, उनका स्ट्राइक रेट आपसे ज्यादा था, ठीक है, उन्होंने कम लड़ी थी, जीती ज्यादा है। तो आप अपने बीजेपी के मंत्रियों की अगर परफॉर्मेंस देखें, आपके कई मंत्रियों से ज्यादा अच्छी है। इसलिए कि नीतीश कुमार अच्छे चीफ मिनिस्टर होंगे, उनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। परंतु बार बार आप कहते हैं हमारी सरकार है, हमारे को मैंडेट मिला है। नहीं, मैंडेट मिला है बीजेपी और जनता जी को टुगेदर। तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। आप अकेले लड़के देख लीजिए, दिखा दीजिए फिर। नहीं, इतना कटुता की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये है प्रभु चावला जी, नीतीश कुमार जी ने अगर कहा है कि नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस को सामने रख करके बातें हो, आपने भी उससे सहमति जताई है, तो इससे अलग हट करके उन्होंने कोई बात नहीं कही। और बाकी जो बातें उन्होंने की है, उन बातों का अर्थ पूरा देश जानता है, उन बातों को बार बार दोहराए जाने का सवाल नहीं है। जहां तक राज्य सरकार के मंत्रियों के उनके कार्यकलापों का सवाल है और उनके परफॉर्मेंस का सवाल है, हमारी सरकार बराबर, हम कहते हैं मेरी सरकार नहीं हमारी सरकार कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि इस देश में 25 वर्षों से गठबंधन की राजनीति हो रही है और हमारा राज्य सिंगल पार्टी रूल्ड स्टेट नहीं है। ये गठबंधन के लिए भी एक मॉडल है जो बिहार ने देश के सामने कई असहमतियों के बाद भी विकास के लक्ष्य को पूरा करने का कार्य किया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मूल्यांकन में थोड़ी अगर हम रखेंगे हमदर्दी और जो बिहार के जो ग्राउंड रियलिटीज है उसमें जो हमने सफर तय किया है,
तो निश्चित तौर पर बिहार के जी, अलायंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ राजीव जी यहाँ रोकूंगी डिस्कशन थोड़ा भटक सा रहा है क्योंकि बीजेपी जेडीयू के रिश्तों पे हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज जो मंच साझा किया रामदेव ने, बाबा रामदेव ने, और उनके साथ में नरेंद्र मोदी जिस तरह से मौजूद थे। हमने थोड़ी देर पहले एक साउंड बाइट सुनवाई थी नरेंद्र मोदी की, जहां वो कह रहे थे कि कपाल की सारी भ्रांतियां भी दूर होंगी। मैं रशीद मसूद साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि कहीं ये इशारा कांग्रेस की तरफ तो नहीं था, जो तमाम तरह की भ्रांतियां कांग्रेस के मन में भी पल रही हैं, क्योंकि उन्होंने रामदेव के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही। नहीं, देखिए कांग्रेस को तो अलावा उन्होंने मतलब ये है कि एक सेंटर को तनकीद करने की कुछ दूसरी बात की नहीं है। कांग्रेस का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। उनको तो अपनी गुणगान करने के और अपने प्राइम मिनिस्टर का एक सूटेबल कैंडिडेट होने की स्पीच थी कि मैं मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हूं, और ज़्यादातर उस स्पीच में पूरी में जोर जो था वो था नीतीश साहब के जो ऑब्जेक्शन हैं उनको दूर करने पे, जैसा मैंने कहा है। तो वही उन्होंने किया है, और उसमें मैं नहीं समझता हूं कि कोई कांग्रेस की तरफ उनका ज़्यादा था। कांग्रेस को तो उन्होंने सीधा कह दिया कि ये तो मतलब यह है कि रूल करने के लायक ही नहीं है, और उन्हें तो क्रिटिसाइज करना ही चाहिए। चलिए, नरेंद्र मोदी ने दबी जुबान में सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन बाबा रामदेव ने खुलकर हल्ला बोला कांग्रेस के खिलाफ। क्या कहा उन्होंने, ये आपको सुनवाते हैं और अपने दर्शकों को भी। पाकिस्तान जैसा नापाक देश हमारे सीमा में घुस करके हमारे सैनिकों के शीश काट के ले जाता है, और चीन भी करीब 10 किलोमीटर हमारी सीमा में अंदर घुस आता है। नक्सलवाद माओवाद की आग लगी है हिंदुस्तान में। आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के प्रश्न से देश जूझ रहा है। चारों तरफ घनघोर संकट है। रशीद मसूद साहब, चारों तरफ घनघोर संकट है, चीन अंदर तक घुस आया है, पाकिस्तान ने वो हिमाकत की हमारे फौजियों के साथ। ये सीधे सीधे जो बातें थी, ये इल्जाम तो केंद्र सरकार और उसकी जो असक्षमता है इन सब चीजों से निपटने के लिए उस पर है। ये रामदेव जी से इसके अलावा हम कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। रामदेव जी को तो अगर कांग्रेस कोई अच्छा काम करेगी उसमें भी कुछ ना कहीं बुराई निकालनी है। जहां तक रहा सवाल चीन के अंदर आ जाने का, उसमें बातचीत चल रही है, मीटिंग हो रही, फ्लैग मीटिंग्स हो रही हैं, और हमें उम्मीद है कि उसका हल निकल आएगा। देखिए, दूसरे जहां तक पाकिस्तान वाला रहा, उस पर पाकिस्तान ने रामदेव जी, भाई आप बीच में बोल पड़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूं बीच में क्यों बोलते हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप जो बात बोलते हैं वो तथ्यपरक हो तो मैं बोलता हूं तो आप उसके बाद में जवाब दीजिए ना, मैं भी तो सुनता हूं आपको। मैं भी तो आप लोगों को सुनता रहता हूं बैठ करके। चलिए कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, पहले अब इनसे सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं कहना जवाब दीजिए ना, मैं भी तो सुनता हूं आपको। मैं भी तो आप लोगों को सुनता रहता हूं बैठ करके। चलिए कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, पहले अब इनसे सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, खैर उनको बोलने दे, मेरे को सजेशन उनको बोले काम है, हम लोग बहुत उनको बोलने दे, फिर आप जवाब दे देना, ठीक है। नहीं सुनने बोलिए, आप पहले बोलिए। आप नहीं आप बता दीजिए, कुछ बात नहीं। ये आपका जवाब दे देंगे ना बाद में, आप पहले बोलिए ना। अच्छा है, बहुत दिन से बहुत सीनियर आदमी हैं, आपको सुनना चाहते हैं हम। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सीनियर हुए, आप कहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान ने जो हरकत की थी सर काटने की, तो उसका सबसे सख्त तरीन एक्शन इंडियन गवर्नमेंट ने लिया था, और तमाम मामलात में मतलब ये है कि सख्ती बरती थी, कोई नरमी नहीं बरती गई। उसके बावजूद भी अगर मतलब ये कहा जाए कि मतलब ये कि नरमी बरती गई और ये हो गया, तो मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी, अब डॉक्टर शास्त्री देखिए, आपने जो अभी लास्ट आपने कहा कि हमारे सैनिकों का सर काट करके वो लोग ले गए और नरमी उस पर सख्ती बरती गई थी, कहीं से भी ये संदेश नहीं गया, और उसी का परिणाम ये निकला कि आज चाइना भी 10 किलोमीटर हमारे 18 किलोमीटर आ चुका है। ये क्या हो रहा है इस देश में? क्या ऐसा समय कभी था? घोटालों का सीरियल, भ्रष्टाचार, ये तो अलग की बात है। प्राइम मिनिस्टर हमारे कोई एक घटना हो जाती है तो 7 दिन बाद मुंह खोलते हैं। हमारे यहाँ गृह मंत्री संसद में दरोगा की तरह एफआईआर पढ़ते हैं। हमारे वित्त मंत्री विदेशों में जाकर के निवेशकों के यहाँ भीख मांगने के लिए कटोरा फैलाते हैं। हमारे यहाँ रक्षा मंत्री के रहते हुए हमारे यहाँ सैनिकों का गर्दन चला जाता है और चाइना हमारे अंदर घुसता चला आ रहा है। ये क्या ऐसी सरकार? देश क्या देख रहा है? देश को हम क्या दे रहे हैं? इस तरह के लोगों को कम से कम सोचने की आवश्यकता है।
इस पर तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल प्रभु जी। अगर आवश्यकता पड़े तो इस प्रकार की गद्दी को जो हम संभाल नहीं सकते हैं उसका त्याग कर दे, उसका त्याग भी किया जा सकता है। प्रभु जी, दोनों की भाषा अगर हम बात करें, फिर वापस अगर आज के सम्मेलन पे लौटे तो तो दोनों की भाषा कमोबेश एक जैसी थी, बाबा रामदेव की भी और नरेंद्र मोदी की भी, और दोनों के निशाने पर केंद्र सरकार। दोनों के निशाने पर कांग्रेस ही बेसिकली ठीक है कि रामदेव आज से कुछ साल पहले हर पार्टी के नेताओं को प्यारे थे कि जेडीयू के नेता भी बहुत सारे मैंने उनके शिविर के अंदर देखे, बीजेपी की भी देखे, कांग्रेस के बहुत सारे लोग देखे, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े फिल्म स्टार सब रामदेव के शिविर में पहुंच जाते थे, वहां पर कपाल काटी होते सब करते थे। परंतु अब जब से उनके ऊपर उनके अंदर एक किया कि मैं भी एक पॉलिटिशियन बन सकता हूं, मैंने कई बार रामदेव से ये पूछा कि आप तो साधु बाबा हैं, आपका ये सब काम करने की क्या जरूरत है? तो आप अगर देखते हैं सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई परेशानी है, उसको दूर करना है तो आप नॉन पोलिटिकल प्लेटफॉर्म से करिए, क्योंकि अब वो लगता है कि उनको अपने आप के बचाव के लिए, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जब बोलना शुरू किया, जब से उनका राजनीतिकरण हुआ बाबा का, तब से वो एंटी कांग्रेस ज्यादा हो गए, बाकी पार्टियों के खिलाफ वो बोलते नहीं है, और बाकी पार्टियां भी जो जितनी भी एंटी कांग्रेस पार्टियां सब चुप हैं। तो बाबा रामदेव मोदी में एक गठबंधन है कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे की भाषा बोलना, और क्योंकि हिंदुत्व का रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव अपने आप को सेकुलर कहते नहीं है, और उनके ऊपर नॉन सेकुलर होने का चार्ज भी जेडीयू ने अभी तक लगाया नहीं है, क्योंकि कई नेता उनके दोस्त हो सकते हैं। परंतु आपने ठीक कहा, आज का सम्मेलन जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि दोनों को जरूरत है एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी है, और बाबा रामदेव के पास सारे देश के अंदर कम से कम 50 लाख ऐसे सब फॉलोअर हैं उनके, जो हर प्रदेश के अंदर रहते हैं। वो मोदी की भाषा को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और रामदेव जो है उनको बाकी स्टेट्स में ले जाने की योजना है, ये मेरी अंदर की इन्फॉर्मेशन है। हरिद्वार से शुरू किया है, परंतु अपने शिविर जितने भी लगाते हैं वहां पर बाबा रामदेव मोदी को बुलाने वाले हैं कि शिविर के अंदर एक अट्रैक्शन मोदी भी हो सकता है। मतलब ये एक जबरदस्त अलायंस आने वाला हो सकता है, देख सकते कि पार्टी जो है बीजेपी अभी उनको बड़ा प्लेटफॉर्म दे नहीं रही है, कब देगी ये तो ये लोग फैसला करेंगे। कर्नाटका में उन्होंने एक दिन के लिए बुलाया इनको, अभी तक बाकी ज्यादा बुलाया नहीं है। मेरा सवाल यही था डॉक्टर शास्त्री, जिसको आपने थोड़ा टाल दिया, अभी मैं उसका जवाब चाहूंगी कि रामदेव का इतना जबरदस्त भव्य प्लान है मोदी के प्रोजेक्शन के लिए, तो पार्टी क्यों हिचक रही है खुलकर सामने आने में? देखिए, बाबा रामदेव जी का क्या प्लान है ये हमें और आपको केवल अटकलबाजी के अलावा कुछ नहीं पता है। उनका क्या प्लान है अभी उन्होंने कहीं कहा नहीं, किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं। वो जो भी विचार व्यक्त करते हैं उस प्रकार के विचार व्यक्त करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमारा बस ये कहना है कि जहां तक मोदी जी की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त सिपाही है, और हमारे यहाँ हमारे जो अन्य स्टेट्स में भी हमारे मुख्यमंत्री हैं काम कर रहे हैं, उनके भी काम को कम करके नहीं आका जा सकता। बाबा रामदेव को प्यारे नहीं है ना बोलो बाकी लोग, वो बात ये हो रही है बाबा रामदेव मोदी का जो कोलिशन बन गया है। नहीं, बाबा रामदेव वो भी एक कोलिशन में पार्टनर हो गए। हाँ, बाबा रामदेव को ऐसा नहीं कि इस देश का कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो प्यारा न हो, सभी को प्यार करते हैं। वो एक समाज और सेवा का कार्य कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया इस देश में स्वास्थ्य के मामले में। शिवराज चौहान को नहीं बुलाते, डॉक्टर रमन सिंह को नहीं बुलाते, उनका कंट्रीब्यूशन, राजनाथ जी को नहीं बुलाते। उनके यहाँ तो लालू जी भी गए थे, उनके यहाँ तो तमाम लोग गए थे और जाते हैं। ऐसी बात जब उन्होंने यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया था, वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी थे, बीजेपी के सारे लोग थे, लालू जी भी गए। अब अगर सारे लोग जाते हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी चले जाते हैं तो इस देश में तूफान खड़ा होने लगता है। इस पर रिएक्शन लेंगे हम राजीव रंजन जी से। राजीव रंजन जी, आप जैसा कि प्रभु जी ने भी बताया और डॉक्टर शास्त्री भी कह रहे थे कि जेडीयू के भी तमाम नेता जो हैं वो जाते रहे स्वास्थ्य लाभ के लिए, इन शिविरों में हिस्सा लेते रहे, कांग्रेस के नेता सभी दलों के जाते रहे, और अब जब बाबा रामदेव जो हैं वो एक उनके साथ वो कम्युनल का टैग जुड़ा हुआ नहीं है, सारे पार्टीज वहां जाती हैं उनके यहाँ पर, तो फिर रामदेव और मोदी के एक मंच पे साथ आने की, और जैसे कि आने वाले दिनों में प्लान है, जैसे कि प्रभु जी बता रहे हैं कि बड़े स्तर पर दोनों का कोalition गठजोड़ सामने आ सकता है, तो ऐसे में जेडीयू को अब फिर क्यों ऐतराज? रामदेव से ऐतराज नहीं तो मोदी से क्यों? पहले तो आपने इस संभावित गठजोड़ के जिन दो पक्षों की चर्चा की है, मैं उनमें से किसी भी एक पक्ष के साथ नहीं जुड़ा हूं, तो मेरी प्रतिक्रिया अपेक्षित नहीं होनी चाहिए। ऐसे फैसले सुविधा के हिसाब से अगर उन लोगों के हैं तो उस पर मेरी पार्टी या मेरी ओर से कोई निजी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चलिए, आप प्रतिक्रिया नहीं देना चाह रहे, लेकिन फिलहाल इस बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु जी आपका धन्यवाद, राशिद मसूद साहब आपका भी, विजय शास्त्री जी आपका भी, राजीव रंजन जी आपका भी। तो इस मंच के जरिए रामदेव के लिए मोदी तुरुप का इक्का है, ये बात साफ साबित होती हुई दिखाई दे रही है, और
मोदी ने भी कहीं ना कहीं अपना हित जो है वो संतों के जरिए साधने की कोशिश कर रही है और ये अलायंस, ये गठजोड़ आने वाले दिनों में और मजबूती और पुख्ता तरीके से सामने दिख सकता है। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज।